अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उन वर्ड्स की जो हम कोई भी दस्तावेज़ खोलते हैं, जो कानूनी दस्तावेज़ है, जब भी हम उसको रीड आउट करते हैं तो वो अल्फाज बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने को मिलते हैं। चाहे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कोई चार्टर पढ़ते हैं, कोई स्टेट्यूट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे वो अल्फाज बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। इवन के जब लॉ गेट टेस्ट आया इस दफ़ा, तो उसमें भी उन अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया था और क्योंकि हमने कभी उस पर गौर नहीं किया तो हम जो हैं वो कंफ्यूज हुए और हमने नंबर लूज़ किए। यकीनन आप समझ चुके होंगे कि वो अल्फाज कौन से हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर भी बता देती हूँ। वो अल्फाज हैं जी शैल नॉट एंड शैल बी, मे एंड सो ऑन। ये वो अल्फाज हैं जब भी आप बेयर एक्ट खोलेंगे, जब भी आप कोई स्टेट्यूट खोल लेते हैं, आप यूएनओ का चार्टर खोल लेते हैं, या आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है ओपन करके रीड आउट करते हैं, तो ये अल्फाज वो हैं जिनके साथ आपको बार बार यूज़ टू होना पड़ता है। ठीक है, जब ये लॉ गेट टेस्ट में आया तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये ख्याल था कि जो टेस्ट है वो इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट ज़्यादा था। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये कहना ही गलत है कि वो इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट था, क्योंकि एक कानून का जो स्टूडेंट है उसको अगर इन तमाम बातों का नहीं पता, ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है, उसको पता होना चाहिए। अब इस बात पे भी काफ़ी लोगों को वैसे ही गुस्सा आ जाएगा कि ये बात क्यों की, लेकिन ये हकीकत है। आप लोगों ने आगे प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को अगर मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी प्रोविजंस का नहीं पता तो आगे जाके आप लोगों को मुश्किल होगी। इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ड्स किसी भी स्टेट्यूट में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेट्यूट को समझने के लिए, डायरेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाते, हम अपने अल्फाज में जितना आसान हो सकता है उतने आसान अल्फाज में इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि ये हमें जहाँ कहीं भी लिखे हुए नज़र आए किसी स्टेट्यूट में तो हमें याद रखने में आसानी हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये शैल नॉट, शैल भी जैसे अल्फाज इस्तेमाल ही क्यों किए जाते हैं जिनका हमें डिफरेंस ही नहीं पता। देखें, जब भी कोई तंजीम, कोई मुल्क, कोई इदारा वजूद में आता है तो सबसे पहले उसको वजूद में लाने के लिए, यानी कि उसको चलाने के लिए गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, वो जो गाइडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट में नहीं होती, वो फ्यूचर में की जाती हैं, क्योंकि वो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आपके पास पड़ा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इदारा, जैसे आप आईसीजे की मिसाल ले लें, अगर ये गैर फ़ाल हो जाता है, ठीक है, ये काम करना बंद कर देता है, कोई और सोच रहा है कि मैंने इसको फ़ाल करना है, तो इसका जो स्टेट्यूट है वो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये पहले काम कैसे करता था और ये दोबारा काम कैसे करेगा। तो ये जो इसका स्टेट्यूट है, ये ना सिर्फ इसके फ्यूचर के बारे में बताता है बल्कि हमें इसके पास्ट के बारे में भी जानने में हेल्प करता है। तो ये जो शैल नॉट, शैल भी हैं, ये फ्यूचर के जो है हुक्म के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भी कोई स्टेट्यूट, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आता है या कोई तंजीम वजूद में आती है, जिसका चार्टर वजूद में आता है, तो शैल बी और शैल नॉट जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये गाइडलाइन है। इसके अलावा हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सी प्रोविजन को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, कौन सा हुक्म हमारे लिए नेसेसरी है, कौन से काम हमने नहीं करने और कौन से काम हमने करने हैं। तो ये जो गाइडलाइन है ये बहुत ज़रूरी है, और इसके मुतल्लिक आपको पता ऐसे ही चल सकता है जब आपने एक दफ़ा वो स्टेट्यूट, वो कॉन्स्टिट्यूशन या वो चार्टर पढ़ा होगा, थॉरली आपने स्टडी किया होगा। उसके बाद आप जान सकते हैं ये प्रोविजन मैंडेटरी है, ये नॉन मैंडेटरी है, यहाँ पे हमें रोका गया है, यहाँ पे हमें इजाज़त दे दी गई है, यहाँ पे लीनियंसी है, और यहाँ पे जो है हमारा अपना स्वाब दीदी जो इख्तियार है हमें इस्तेमाल करने का हक़ दिया गया है। इन तमाम बातों से हमें ये पता चलता है कि किसी भी मुल्क, तंजीम या किसी इदारे को चलाने के लिए डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, और वो जो डायरेक्शंस मिलती हैं वो हमें इन अल्फाज से मिलती हैं। इवन कि अगर आप अपनी पर्सनल कंपनी बनाते हैं, उसके लिए रूल्स डिसाइड करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको इन अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी को डायरेक्शन नहीं देते तो उसे नहीं पता चलेगा कि ये काम ज़रूरी है और ये काम गैर ज़रूरी है, किससे रोका गया है, किसकी इजाज़त दी गई है। तो ये जो अल्फाज हैं ये बहुत ज़रूरी अल्फाज हैं, इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको समझने की भी ज़रूरत है। इन तमाम
बातों के बाद जो अगला सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि हमने इसको याद कैसे रखना है, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे शैल आना है या शैल नॉट आना है। तो उसके लिए कहा जाता है जी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इंग्लिश अच्छी होना एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाती है। लेकिन स्टेटमेंट समझ में आने का ये मतलब नहीं है कि आपको ये पता चलता है यहाँ पे शैल आना है या शैल नॉट आना है। स्टेटमेंट्स जो किसी लीगल डॉक्यूमेंट में पाई जाती हैं उनको याद रखने के 2-4 तरीके हैं, ठीक है। जो आपको बेहतर लगे आप उसको अपना लीजिएगा और ये आपको लॉन्ग टर्म एडवांटेज भी देते हैं। सबसे पहला और बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप इंग्लिश पढ़ें, ठीक है, उसकी 1 to 1 एक्सप्लेनेशन करें उर्दू की, फिर आप जुमला बनाएं उसका। इसका फ़ायदा ये होगा, बाज़ दफ़ा जो जजमेंट होती है उसका हमें उर्दू तर्जमा करना पड़ता है। अब होता ये है कि हमने आज से पहले कभी उर्दू तर्जमा किया नहीं होता, क्योंकि हम तो इंग्लिश पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो हम फिर कभी किसी के पास जाते हैं मदद के लिए, कभी किसी के पास जाते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता है। तो जब आप पहले यूज़ टू होंगे, आपको एक तो ये थकावट वाला काम नहीं लगेगा, दूसरा आप इसको खुशी खुशी जो है वो अटैम्प्ट करेंगे, तर्जमा करना आता होगा, किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। दूसरा मेथड आपको कोर्ट में तो इतनी मदद नहीं करेगा, लेकिन आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो जब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आगे रास्ते आसान होते जाते हैं। वो ये है कि जो आपकी मदर लैंग्वेज है, ठीक है, कोई भी है, आप उसमें तर्जमा करने की कोशिश करें, उसको याद रखने की कोशिश करें। जो भी तरीका आपको आसान लगता है याद करने का, ठीक है, चाहे वो कोई हिंट है, चाहे आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, कोई भी जो भी तरीका आपको आसान लगता है उसमें आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। इन दो मेथड्स के अलावा एक और मेथड है, वो ये है कि आप पहले सेक्शन याद कर लें और फिर उसके आगे शैल नॉट, मतलब इस तरह एक जो है वो अपना टेबल बना लें और उसके आगे लिख लें कि शैल लिखेंगे तो आगे लिख लें मैंडेटरी है, शैल नॉट है तो नॉन मैंडेटरी है, ठीक है। इसी तरह जो भी आता जाएगा वो आप याद कर लें और फिंगर टिप पे उसको सेक्शन के साथ ही रिवाइज करते रहें। तो ये होगा कि आपको याद रहेगा ये मैंडेटरी है और ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये मेरे ख्याल से थोड़ा ट्रिकी सा है, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप पहले वाले दो में से कोई एक मेथड जो है वो अडॉप्ट कर लें। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि जब हमारी तालीम इंग्लिश में है, हमने पेपर्स इंग्लिश में दिए हैं, तो हम पे ये क्यों जो है कदगन लगाई जाती है कि हम उर्दू भी साथ सीखें और ट्रांसलेशन भी करें। इस चीज़ पे जो मैं ज़ोर देती हूँ उसकी वजह ये है कि जो हमारी स्टूडेंट लाइफ है और जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है वो बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है। हम स्टूडेंट जब वकील बन रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमने सारी दुनिया फ़तह कर लेनी है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें समझ आती है कि नहीं, हमने तो अभी कुछ सीखा नहीं है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमने ड्राफ्टिंग करनी होती है, तो वो ड्राफ्टिंग हमने उर्दू में करनी होती है। एक अच्छा वकील अपनी ड्राफ्टिंग खुद करता है तो उसके लिए उसकी उर्दू अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि जब हम जजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें लीगल टर्म्स यूज़ की गई होती हैं, लीगल लैंग्वेज यूज़ की गई होती है। जब आपको उसकी उर्दू नहीं आती तो आपको वो जजमेंट भी समझ नहीं आती। इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि वो एडवोकेट्स जिन्होंने आगे सिविल जज का इम्तिहान देना है, ठीक है, या उनका आगे इरादा है सिविल जज बनने का, तो उनको ये बहुत काम आएगी। जब आपने इंग्लिश लीगल टर्म को उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। आपको तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपने पहले से प्रैक्टिस की होगी। बेशक ट्रांसलेशन करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमने सुना उर्दू में है, पढ़ा इंग्लिश में है, पेपर हमने इंग्लिश में दिए हैं। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमारा पाला इन दोनों से पड़ जाता है, ठीक है। तो हमें समझ नहीं आती हमने अब करना क्या है। होता ये है कि हम गाइडलाइन के लिए कभी किसी के पास जा रहे होते हैं, कभी किसी के पास, और कोई हमें बता देता है, कोई हमें नहीं बताता। तो इन तमाम सिचुएशन से बचने का जो तरीका है वो यही है कि डेली का एक सेक्शन उसकी ट्रांसलेशन कर ली जाए, ठीक है, और डेली का एक आर्टिकल उसकी ट्रांसलेशन कर ली जाए। आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो है हैबिट बन जाती है और हमें ये काम इजी लगने लग जाता है। ये था आज का लेक्चर, जिसमें मेरी कोशिश यही थी कि आसान से लफ्ज़ों में, आसान से अल्फाज में, ताकि आपको देर तक ये बात याद रह जाए। आपको शैल और शैल नॉट का जो डिफरेंस है उसकी जो है यूज़ होने की वजह है वो आप लोगों को समझ आ जाए, और साथ में इसको याद करने का मेथड भी आप लोगों को बताया है। मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं लेक्चर दूं तो मैं इसका डिफरेंस आप लोगों को बताती जाऊं। मैंने जितने
जितने भी लेक्चर्स दिए हैं मैंने हमेशा इन जो भी वर्ड्स हैं मे आ जाए मे नॉट आ जाए तो उस पर हमेशा मैंने इन्फेसाइज किया है। उसका रीज़न ही यही है कि ये इम्पॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही थी कि इजी वर्ड्स में आप लोगों को समझ आ जाए और इससे ज़्यादा इजी वर्डिंग मेरे पास थी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।